नमस्कार, डीएनआई न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश हिंगणकर। आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं इंदौर में, लेकिन इंदौर से उनका बहुत पुराना नाता है। वो इंदौर में सीएसपी रहे हैं, इंदौर में एडिशनल एसपी रहे हैं, इंदौर में एडिशनल एसपी क्राइम रहे हैं, एसपी एसटीएफ रहे हैं, स्पेशल वार्ता स्पेशल डिपार्टमेंट को संभाल चुके हैं और लंबे समय से वो मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी जाबाजी, अपनी बहादुरी और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। 4 जिलों के वो पुलिस कप्तान रहे हैं, धार में रहे हैं, कटनी में रहे हैं, सतना में रहे हैं, शिवपुरी में रहे हैं, चंबल और ग्वालियर संभाग में वो डीआईजी रहे हैं और फिलहाल उनको इंदौर में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम एंड हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया है। उनकी ख्याति इस बात के लिए है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ एनकाउंटर ज़रूर करते हैं। सतना में थे तो उन्होंने ददुआ के भाई के लड़के ललित का एनकाउंटर में मार गिराया था। ठोकिया का भी भाई था ललित। जब वो दंतेवाड़ा में थे तो उन्होंने बड़े बड़े नक्सलाइटों के साथ मुठभेड़ की और 98,000 के नक्सलाइटों को भोपाल पटनम में आत्मसमर्पण करवाया। जब वो इंदौर में थे तो इंदौर में उन्होंने 4 एनकाउंटर किए जो उस समय के कुख्यात गुंडों के एनकाउंटर थे। दया कोरी नाम मुझे याद आ रहा है, गोविंद माली नाम मुझे याद आ रहा है, 1-2 नाम और हैं। 4 एनकाउंटर उन्होंने इंदौर में किए थे। जब वो एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक थे, एसटीएफ के एसपी थे, तब उन्होंने सिम्मी नेटवर्क को तोड़ा था और खंडवा में उन लोगों को गिरफ्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिन्होंने पुलिस के 2 जवानों की हत्या कर दी थी। उनका नाम अपराधियों में खौफ का पर्याय है। राजेश हिंगणकर का नाम सुनते ही कई दुर्दांत अपराधियों की पैंट गीली हो जाती है, अपराधियों की भी शेडिंग होती है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, डाकुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और गुंडे और बदमाशों के खिलाफ गोली चलाई है। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी एनकाउंटर का माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में। गुना में 3 एनकाउंटर हाल ही में हुए हैं और आप मध्य प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आजकल की पुलिस जो है एनकाउंटर से थोड़ा बचने लगी, ऐसा क्यों? प्रतीक जी, एनकाउंटर से बचना या एनकाउंटर से डर लगना ये कोई नई चीज़ मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई भी एनकाउंटर जो किया जाता है वो कोई प्लानिंग से नहीं होता है। वो तो सडनली हो जाता है कि जब सामने वाला पुलिस पर अटैक करता है तब पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, तो उसका स्वरूप जो है एनकाउंटर में हो जाता है। और डरने वाली बात कोई ऐसी है नहीं, यदि नियम कायदा कानून का अच्छा नॉलेज हो और सारी फॉर्मेलिटीज़ जितनी रहती हैं उसमें कि जो कमीशंस वगैरह हैं उनके सारे नियम का पालन किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप जैसा कि मैंने कहा कि आपने नक्सलाइट के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ी है जब आप दंतेवाड़ा में बस्तर में पोस्टेड थे। आपने डाकुओं के खिलाफ भी लड़ा जब आप चित्रकूट के एसडीओपी थे और सतना के आप पुलिस अधीक्षक थे। गुंडों के खिलाफ हमने इंदौर में देखा, 2-3 गुंडों के नाम तो मुझे भी याद है जिनके एनकाउंटर किए। दया कोरी है, एक गोविंद माली और एक अशोक भाट, इस तरह के 2-3 नाम मुझे भी याद है। और जब आप एसटीएफ में थे तो आपने सिम्मी के नेटवर्क के खिलाफ काम किया था और सिम्मी के कुछ आतंकवादियों का एनकाउंटर किया था। तो सबसे कठिन चुनौतियां इसमें से कौन सी रही है? प्रदीप जी, इसमें सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं। नक्सलाइट का कार्य करने का शैली अलग है। नक्सलाइट जो हैं वो शासन के जो कार्य रहते हैं उसको नेगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं और पब्लिक का मन जीतने का प्रयास करते हैं। तो पुलिस का सबसे रॉबिन हुड बन जाते हैं, वो रॉबिन हुड बन जाते हैं। तो पुलिस का मेन काम ये रहता है कि पहले जनता का मन जीता जाए। वो नक्सलाइट ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे पैरेलल उनकी सरकार भी चलती रहे और पैसा भी उनके पास में आता रहे। तो चाहे तेंदुपत्ता की फड़ हो, चाहे फिर वो और कई कार्य हों, उस पर पूरा कब्जा करके वो जनता के पास ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो मशीनरी रहती है, जैसे गांव वालों को सबसे ज़्यादा काम फॉरेस्ट से पड़ता है या पुलिस से पड़ता है, तो फॉरेस्ट वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर दो, ऐसे उनके अधिकारियों को ख़त्म कर दो और पब्लिक के बीच बताओ कि देखो फॉरेस्ट वाला आपको परेशान करता था, हमने इसको ख़त्म कर दिया। ये पुलिस आपको परेशान करती थी, इसको हमने जो है ख़त्म कर दिया है। तो पब्लिक को डाइवर्ट करने का प्रयास ये करते हैं, जबकि कार्य ये कुछ नहीं करते हैं। सरकार के सारे कार्य रहते हैं, विकास के काम सरकार करती है, ये उसको नेगेटिवनेस देते हैं। तो पुलिस का काम ये रहता है कि पहले पब्लिक को जीता जाए, पब्लिक को जीतने के बाद ही उसमें हम आगे बढ़ के
उसको कर सकते हैं। और उसमें मैंने नक्सलाइट आपने में जब सिमी के खिलाफ काम किया खंडवा में, जो बहुत लंबे समय तक बुरहानपुर में आपको एक बहुत ही छोटे से मकान में, एक बहुत ही ख़राब मकान में रहना पड़ा अपनी टीम के साथ, और आप रेलवे तक उनका पीछा किया और रेलवे में बीच जंगल में आपने रेल को रुकवा कर उसको गिरफ्तार किया, इस तरह की बहुत ही रोमांचक और हैरतअंगेज कारनामे आपने किए। तो सिमी नेटवर्क किस तरह से काम करता है, उसको तोड़ने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मध्य प्रदेश में। हाँ, ये मैं ATS में SP रहा हूँ, तो टीम वर्क है, टीम मेरे पास बहुत अच्छी थी। और सिमी और ये जो टेररिस्ट हैं इनके में ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इनका जो नेटवर्क रहता है इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इनके नेटवर्क के हिसाब से, इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता था, क्योंकि मोबाइल से तो कोई भी जल्दी ट्रेस हो जाता है और किसी को भी हम पकड़ सकते हैं। तो इनको नेटवर्क तोड़ने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, वहाँ रुकना पड़ता था, कहाँ नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या कहाँ ये इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरह से कि इनकी एक्टिविटी देखकर वॉच करने के बाद में फिर हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता था, और उसमें हमने सफलता प्राप्त की। ये ज़रूर है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइप के ऑपरेशंस में। उस टीम ने जो काम किया था उसके खिलाफ सिमी के लोगों ने 2 सिपाही भी आपके मारे। सीताराम एक सिपाही थे, उनको गोली मार के हत्या करी सिमी वालों ने, एक और सिपाही की हत्या की। हाँ, वो थोड़ा सा ये हुआ था कि हमारी जो यूनिट थी खंडवा में, उसमें सभी लोगों की ट्रेनिंग लग गई थी और ट्रेनिंग में चले गए थे। ये किसी कारण से रुक गया था, तो चूंकि ये तो वॉच कर रहे थे कि ये इनका आना जाना कहाँ है क्या है, तो वो अपने बच्चों को छोड़ के, उसकी एक आदत थी कि रेलवे स्टेशन पे वो चाय पीने जाता था, तो बस पुल के नीचे जैसे निकला है तो उसको उन्होंने जो है वो मार दिया था। पर बाद में हम लोगों ने ऑपरेशन चला के इनको सबको पकड़ा था और सबको अरेस्ट किया था। ये वही लोग हैं जो भोपाल जेल तोड़ के भागे थे? नहीं, खंडवा से भागे थे ये लोग। खंडवा से भागे थे? हाँ, बाद में इनका इनकाउंटर हो गया था, कुछ भोपाल में हुआ था, कुछ का वारंगल में हुआ था, तो पुलिस ने उसमें सख्त कार्रवाई की थी। तो ये बात सही है कि ऐसे ऑपरेशंस में पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सतर्कता भी रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना। ये बात हुई नक्सलाइट की और आतंकवादियों की, सिमी की। लेकिन डाकुओं की बात अगर हम करें तो ददुआ और ठोकिया डाकुओं का बिंद साइड में, सतना, पन्ना, छतरपुर साइड में बड़ा आतंक रहा। और एक ज़माने में एक नारा लगता था, पॉलिटिकल नारा लगता था कि मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। ये ददुआ ने नारा दिया था। ददुआ और ठोकुआ आपस में भाई थे। आपने उनके भतीजे को, ललित पटेल को मारा, उसके भाई राम खिलावन को मारा। तो उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन कैसे चलाया एज ए सतना SP रहते हुए? नहीं, हम लोग का तो मेन मकसद पुलिस का ही रहता है कि अपराधी है, गुंडा है तो सरेंडर करे, जेल में रहे, सुधर के बाहर आ जाए। मारने का उद्देश्य पुलिस का कभी नहीं रहता है। परंतु उसने जिस तरह से 3 लोगों को किडनैप किया, करने के बाद में उन्हीं लोगों से उसने चिता बनवाई और उन्हीं को गोली मार के उनको जला दिया। उसके अलावा वहाँ के जो टीचर्स थे, सरपंच थे या सचिव थे, उनका अपहरण करना, उनसे पैसे लेना जिससे विकास कार्य ठप हो जाए, एजुकेशन ठप हो जाए। तो ऐसे लोगों को तो फिर ऑपरेशन तगड़ा चलाना पड़ता है। इनके जो कज़िन थे, ददुआ थे, उन्होंने भी यही कार्य किया था और उसका जो चाचा था ठोकिया, उसने भी ये कार्य किया था। तो उस समय उनका भी यही हर्ष हुआ और इनका भी यही हर्ष हुआ। तो यदि ये इस टाइप के कृत्य करेंगे तो। अपहरण से मुझे याद आया कि इंदौर में 2 बहुत सनसनीखेज अपहरण हुए। एक तो एक कार व्यापारी थे, उनका बायती रुक्मणी मोटर्स वाले, उनका अपहरण हुआ था। और एक तेल के व्यापारी थे, मोती रमानी, सतीश मोती रमानी, उनका यशवंत क्लब से निकलते हुए अपहरण हुआ था। वो दोनों अपहरण में अपहरणकर्ताओं को पकड़ना और 1 रुपए की फिरौती दिए बिना अपहरणकर्ताओं को पकड़ना, और जो पकड़ थी यानी जिनका अपहरण हुआ था उनको सुरक्षित छुड़ाना, बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। वो उसको किस तरह से आपने अंजाम दिया, मैं चाहूँगा कि आप रिकॉल करें। प्रतीक जी, उस समय मुझे ध्यान आता है 98 CSP था मैं, और उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि मोबाइल फ़ोन हो और इंटरसेप्शन हो या फ़ोन सुनने के कोई ऐसी हो। तो हम लोगों को यदि कुछ मोबाइल के थ्रू तो हम काम कर सकते नहीं थे, तो हम लोगों को जो है वो टेलीफोन के BSNL के सेक्शन में जाना पड़ता था, कॉन्फिडेंशियल। वहाँ जाके हम लोग कोई भी ऑपरेशन चला पाते थे। तो मोती रमानी का जो अपहरण हुआ था वो तो बड़ा, एक लड़की की बड़ी भूमिका हाँ, थी। उसमें हनी ट्रैप था वो। हाँ, हनी ट्रैप था। उसमें जो लेडी थी वो सागर इंटरनेशनल में काम की, उसके बाद सागर इंटरनेशनल में रिसेप्शनिस्ट का काम की थी,
और उसने बाकायदा जो है वो कमरा किराए पे लिया था 54 नंबर स्कीम में। बबलू श्रीवास्तव गैंग के कुछ सदस्यों को उसने टीम में लिया था और बबलू मकान। श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश का था, नेपाल सीमा पर, हाँ, जिसने यस, दाऊद से मुकाबला किया था, यस, दाऊद यस, के खिलाफ करता था, यस, बड़ा यस, कुख्यात था बबलू। कुख्यात था। और उसमें उसने जो लड़के रखे थे, और जब वो किराए पे मकान लेने गई थी तब उसने अपना परिचय दिया था कि मैं एमबीए कर रही हूँ, ये मेरे भाई हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें उसने बाकायदा नियम से मकान किराए पे लिया था और ऑपरेशन भी चलाया था उसने यशवंत क्लब में, कि ये उसको ये पता था कि ये उद्योगपति हैं, रात में ये लेट जाते हैं। और उस तरह से उसने किडनैपिंग करके और उसको 54 नंबर में रख के, और सारे कॉल्स उसने दुबई से किए थे और ये खुद भी चली गई थी दुबई, और सारा ऑपरेशन चलता अर्चना रहा। नाम था शायद उसका, अर्चना, यस, मुझे अगर याद आ रहा है, यस। अर्चना नाम था। और उसमें हम लोगों ने अच्छी टीम की थी, उसमें तत्कालीन एसपी साहब और हम लोग की टीम ने उसमें जो है उसको मोती रमानी को हम लोगों ने रिलीज़ भी करा दिया था। बगैर और पैसे दिए कि पैसे देना पड़ा? पैसे इन्होंने हवाला से पेमेंट कर दिया था। बाद में 30 लाख रुपए जो इनका कैश जा रहा था वो हम लोगों ने पकड़ लिया था, तो पैसा तो इनका निकलने हमने नहीं दिया था। और उसमें सब आरोपी पकड़े गए थे, पर अर्चना उस समय छूट गई थी। उसके बाद उसने 2 किडनैपिंग उसके पहले भी किए थे, कलकत्ता में किया था, एक इलाहाबाद में किया था, पर वो एक अच्छा ऑपरेशन हुआ था। और इसके अलावा एक वो रुक्मणी मोटर्स वाला जो, रुक्मणी मोटर्स वाले का भी जो हुआ था उसमें मैं एडिशनल एसपी सिटी था। और मुझे ध्यान आता है कि गिलास जी जो हैं वो रेस्कोस रोड पे सुबह घूमने जाते थे, और इन लोगों ने बड़ा वॉच करके, और हम लोग का अच्छा पुलिसिंग था, चेकिंग वगैरह होती थी, तो यहाँ इंदौर में ना रुक के ये लोग देवास में रुके थे। और वहाँ से ये लोग ऑपरेशन किए थे कि यदि चेकिंग हुई तो होटलों की चेक होगी, यहाँ तो हम मिलेंगे नहीं। वहाँ से इन्होंने ऑपरेशन किया था, बाकायदा उसको वहाँ से पिक करके और उसको जो है वो वर्धा ले गए, और रैंसम कॉल दिल्ली से किया। तो हम पूरी टीम को आश्चर्य हुआ कि किडनैपिंग होने के बाद में कलकत्ता, दिल्ली में किडनैपर दिल्ली के हैं। उसके बाद वो कुछ दिन बाद मुरैना से फ़ोन आया, फिर जो है भोपाल से अपना नागपुर से फ़ोन आए। तो उस ऑपरेशन को भी हम लोगों ने बड़ा अच्छे से किया था। उसमें गीतांजलि एक्सप्रेस को जो है उसमें हम लोग 200-300 जवानों ने पूरा उसमें हम लोग वो किए थे, और उसमें बगैर पैसे दिए 5 करोड़ का रैंसम था उसमें। और उसमें तो मैं संजय बाहिती का मामा बना था, और पैसा वैसा पूरी टीम हम लोग साथ गए थे बिलासपुर तक। अभिनय भी करना पड़ा, भेष उसमें, बनना, हाँ, भेष उसमें धरना पड़ा। उसमें हम लोगों को जो है वो मामा बनना पड़ा था, और उसके सदस्य के रूप में हम पैसा के साथ में गए थे नागपुर से। फिर हम लोग जब उसने कलकत्ता बुलाया था, फिर बाद में झारसागुड़ा में पैसा फेंकने को बोला था, पर हमने बड़ी प्लानिंग करके बिलासपुर में उतार लिया था, और उसी बीच में वो हमारे ट्रैप में आ गए, और ट्रैप में आने के बाद में पकड़ा गए थे। तो उसमें भी कॉल जो आए थे वो सब एब्रॉड कॉल थे, दुबई अभी से। आपको ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर का ट्रैफिक बहुत खराब है, उसको सुधारना बहुत बड़ी चुनौती है, और हम लोग कह रहे हैं कि जब हम सफाई में नंबर 1 आ सकते हैं 5 बार, तो ट्रैफिक में क्यों नहीं बन सकते। लेकिन उज्जैन में सिंहस्थ में जब आप रहे, आपको सिंहस्थ अवार्ड भी मिला। वहाँ जब एक दिन में लाखों लोग आते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक लोग एक दिन में आते हैं शाही स्नान में, तब वहाँ आप ट्रैफिक नियंत्रण जिस तरह से करते थे, जिसके लिए आपको पुरस्कार मिला, वो जो कैलिबर है आपका, वो इंदौर में कब से दिखने लगेगा? देखिए, वहाँ की परिस्थिति अलग थी सिंहस्थ की। 2 नियम रहते हैं कि पानी को कभी रोका ना जाए और भीड़ को ना रोका जाए। तो वो नियम हमने वहाँ लागू किया था, और तत्काल हम लोग के अधिकारियों ने जो प्लानिंग की थी उसमें पब्लिक को हम लोग रोटेट कराते थे, भले ही उनको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाना पड़े, तो भीड़ एक जगह नहीं इकट्ठी होती थी, वो रोटेट होके स्नान करके निकल जाती थी। और उनके अलग अलग सैटेलाइट टाउन बनाए थे, तो अच्छा प्लान हुआ था, कहीं पर भी कोई स्नान में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। परंतु इंदौर का जो है वो ट्रैफिक बहुत महत्वपूर्ण था, और उसमें ट्रैफिक के जो अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, और उसमें पहले देखा गया, वॉच किया गया कौन कौन से चौराहे पे जाम होता है। फोर्स की कमी थी, तो हमारे कमिश्नर साहब ने उसमें अच्छा फोर्स भी ट्रैफिक को दिया। ऐसे आइडेंटिफाई किए गए चौराहे, और स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ की गई, कौन कौन से वन वे किए जा सकते थे, कहाँ पे जो है लेफ़्ट और राइट टर्न करके वहाँ का अतिक्रमण हटा के ट्रैफिक को निकाला जा सकता है, उसका भी हम लोगों ने पूरा वो किया था एनालिसिस। और धीरे धीरे करके अच्छा कार्य होता चला गया, और मैंने कहा टीम वर्क है तो। पर अभी भी जो पीक आवर्स हैं, शाम के वक्त और सुबह के वक्त, और अभी भी कम से कम ऐसे 10-12 चौराहे हैं जहाँ पे बहुत खतरनाक जाम लगता है। एरोडम रोड पे लगता है, विजयनगर में चौराहे पे लगता है, सत्यसाई चौराहे के वहाँ पर,
उधर पाटनीपुरा की तरफ लगता है, तो ये इस दिशा में कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे सत्य साईं चौराहा है या पलासिया चौराहा जैसे आपने बताया है, या दूसरे चौराहे हैं, इसमें हम लोग वॉच करते हैं कि कितने स्टेप में ट्रैफिक जो है मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एक चौराहे पे 4 मिनट 3 मिनट का समय लग जाता है, 5 मिनट भी लग जाते हैं। तो उसको हम सोच रहे हैं कि जहाँ ट्रैफिक का ज़्यादा प्रेशर है उसको हम टाइमिंग बढ़ा दें, और जो बाकी के जो डायरेक्शन है उसको टाइम को हम कम कर दें। उसके हिसाब से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम रोटेट कर दें, तो उससे टाइमिंग ज़्यादा ट्रैफिक वालों को मिलेगा। बीच तो में एक दिन 2 दिन मैंने देखा था कि आप खुद चौराहे पे खड़े होते थे और चौराहे पे आप ट्रैफिक कंट्रोल करते, ट्रैफिक संभालते थे। क्या ये रोज का नहीं हो सकता कि रोज वरिष्ठ अधिकारी किसी न किसी चौराहे पे जाएं, खड़े हों, ट्रैफिक संभालें, तो शायद माहौल बदले? नहीं, चौराहे पे तो हम अभी भी जा रहे हैं, पर आवश्यकता नहीं पड़ रही है खड़े होने की, क्योंकि अच्छा ट्रैफिक चल रहा है, तो उसमें हम लोग थोड़ा वॉच कर लेते हैं, दूर से देख लेते हैं तो चलते हैं। पर जहाँ परेशानी आती है वहाँ हम लोग रुकते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन भी देते हैं, और उसमें डीसीपी ट्रैफिक जो हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी हम लोग महेश चंद जैन ट्रैफिक में बहुत अच्छा काम किए हैं, और मेरे ख्याल से एक्सेलेंट काम किया है उन्होंने कि और उसका रिज़ल्ट भी हम लोगों को मिल रहा है। पर हम पब्लिक से भी आपके शो के मार्फत से ज़रूर कहेंगे कि जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हमको आप बताइए। मैं ट्विटर पे भी उपलब्ध हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, और आपके बाईपास पे जो बोगदे बने हुए हैं, ये बहुत ही खराब इंजीनियरिंग का उदाहरण है, और इनकी वजह से बहुत शादियों के सीजन में बहुत जाम लगता है। जब स्कूल की बसें छूटती तो बहुत जाम लगता है। इसका कोई स्थायी इलाज निकलेगा? इसके बारे में भी प्लानिंग चल रही है, और किस तरह से इसमें सर्विस रोड को जोड़ा जाए या सर्विस रोड बढ़ाई जाए, इसमें क्या किया जा सकता है, वो प्लानिंग के तहत हम लोग कर रहे हैं। इसमें इंदौर में कुछ ऐसे अनसुलझे हत्याकांड हैं, 3-4 तो मुझे याद आ रहे हैं। अभी ठक्कर हत्याकांड हुआ, एक दंपत्ति को विजयनगर में उनकी हत्या हो गई थी, आज तक आरोपी नहीं पकड़ा है। एक सरोज दोषी, छावनी की बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी की बहू थी, उनका व्हाइट चर्च कॉलोनी में मर्डर हुआ, आज तक उसके आरोपी नहीं पकड़ा है। इसी तरह से एक कविता रैना की हत्या हुई, पुलिस ने एक कहानी सुनाई, कहानी सुनाने के बाद कुछ आरोपी, एक दर्जी को पकड़ा, लेकिन पुलिस की कहानी कोर्ट में फेल हो गई, वो आरोपी छूट गया। जीतू ठाकुर का मऊ की जेल में हत्या हुई, पुलिस ने एक कहानी बनाई, लेकिन वो कहानी फ्लॉप हो गई कोर्ट में, और वो सारे आरोपी छूट गए। तो ये क्या वापस से पुराने हत्याकांड जो आप खोलेंगे, चूँकि आप क्राइम, आपके डिपार्टमेंट आपके पास है, और फिर से तलाश होगी इनकी? एक महिला की हत्या हुई, उसकी लाश, जली लाश मिली थी मालवीय नगर के आसपास, आज तक उसका पता नहीं चला कि उसकी हत्या कौन है और महिला कौन है। तो क्या पुरानी फाइलें खोली जाएंगी? क्या, मैं अगर देशी भाषा में बोलूँ, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे? नहीं, इसमें क्या है ना, मैंने प्रतीक जी, इसमें मैंने 10 साल के पूरे केसेस निकाले हैं, इसमें 30 केस निकले हैं। इसमें से 21 केस तो ऐसे हैं जिसमें मृतक आइडेंटिफाइड है, मतलब जिसका मर्डर हुआ है वो नोन पर्सन है, पर 9 केस ऐसे हैं जिसमें मृतक का भी नहीं पता है और आरोपी का भी नहीं, मतलब बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। तो उसका विधिवत गजट नोटिफिकेशन वगैरह सब हुआ है, पर बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। तो 30 केस में वैसे पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो भी अधिकारी पहले रहे हैं और थाना प्रभारी है, उन्हें टीम ने अच्छा काम किया है, उसमें मेहनत की है, पर नहीं निकल पाए। पर एक चांस हम लेना चाह रहे हैं कि उन 30 मर्डर्स को हम एक बार फिर रिकलेक्ट करें, और उसमें डीसीपी क्राइम को, मैंने निमिष को लगाया है कि वो अपनी टीम लगा के, उसमें हो सकता है कहीं कोई इनपुट मिल जाए। कभी कभी ये भी होता है कि जब आरोपी जो रहते हैं वो दबे रहते हैं, सोचते हैं कि कौन पछड़े में पड़े, पर 2 साल 4 साल बाद उनके मन में आता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, हो सकता है उसी के तहत वो आके सूचना दे दें, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हर ज़िले में भी रहा, तो मैंने ब्लाइंड मर्डर टेस्ट किए हैं, तो मैंने एक इसलिए मैं सवाल, क्योंकि आपकी खूबी रही है, क्योंकि आप पुराने, मैंने कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो इसमें हम कर रहे हैं। अब देखें सफलता कितनी मिलती है। और मुझे एक पुलिस की एक बहुत ही मशहूर कहावत याद आती है कि मुर्दा बोलता है, वो बताता है कि उसकी हत्या कैसे हुई और कहाँ हुई और किसने की है। हर मुर्दा कुछ ना कुछ सबूत छोड़ता है। क्या सच है? हाँ, सही है, क्योंकि ये कृत्य करने वाले जो हैं वो हड़बड़ी में भी रहते हैं, टेंशन में भी रहते हैं। तो हड़बड़ी, टेंशन और सब चीज़ें, वैसे तो अब कई चीज़ें उनके नॉलेज में आ रही कि अब ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें फंस सकते हैं, पर कोई ना कोई चीज़ वो छोड़ ही देते हैं। और वो हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो जो भी स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कोई स्टेप छूटी तो नहीं है, वो देखना ज़रूरी रहता है, तब आगे बढ़ते हैं।
तो हो सकता है एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेज, कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई क्लू मिल जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग हर मंच से कहते हैं कि बहन बेटियों के प्रति अपराध करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंदौर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। कई बार कुछ बच्चियों ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। किसी ने अभी ब्लैकमेल करने की धमकी दी तो एक 16 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। आजकल की घटना है, तो महिला अपराध को लेकर आपका क्या रवैया रहेगा? देखिए, महिला अपराध जो है वो तो बड़ी प्रायोरिटी पे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि एडिशनल सीपी में मुझे महिला अपराध का भी दायित्व दिया गया है। तो प्रत्येक अपराध को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम ऐसे स्पॉट भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कितने बच्चे आती हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं, या ऐसे एरिया हम लोग स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। तो उसमें हम कैमरे लगा के, क्योंकि कैमरे के कारण जो है हम लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले कैमरे का यूज़ नहीं था, पर अब जो है हम लोग को जैसे स्पॉट आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो कैमरे वगैरह लगा के भी हम लोग जो हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और आप यदि आंकड़े देखेंगे तो जब से कमिश्नर पुलिस लागू हुई है तब से महिलाओं के अपराध में काफ़ी कमी आई है। छेड़छाड़ के भी अपराध हैं, 354 के या 376 हैं, या दूसरे केसेस हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है। पर महिलाओं के अपराध में तो मैंने ओपन रखा हुआ है कि जो भी सजेशन मिलेगा उसमें सबसे पहले काम हम करेंगे महिलाओं को अपराध को रोकने के लिए। और क्या जो छेड़छाड़ की बात आप कर रहे हैं, स्कूल के सामने, कॉलेजों के सामने, सड़क चलती हुई लड़कियों को बस में, टेम्पो में, नगर सेवा में बहुत छेड़छाड़ होती है, तो क्या ये संभव है कि जो आपके पास जो महिला आरक्षक रहती हैं, इनका कोई सिविल ड्रेसेस में, सादी वर्दी में इनका कोई दल बनाया जाए, इसको नाम दिया जा सकता है दुर्गा दल, और वो दल जो है वो अचानक सड़क पे घूमते घामते शोहदों को, छिछोरों को पकड़े जो छेड़छाड़ करती है? क्या संभव है इस तरह की कोई कोशिश करना? मैं यूपी में हुआ, यूपी में जो योगी जी ने सबसे पहले मजनू विरोधी मोर्चा चलाया था, एक मजनू विरोधी फोर्स चलाई थी, मजनू पकड़ो अभियान। नहीं प्रतीक जी, इसमें मैं तो प्रदेश के सभी जिलों में रहा हूँ। इंदौर में जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है। आप चाहे 56 जाएं, चाहे आप पर वो छेड़छाड़ की शिकार हैं। नहीं, उसमें आप देखें कि ओपनली अपने यहाँ पे आना जाना है, इतना ज़्यादा नहीं है। उसका भी हमने एनालिसिस किया है कि छेड़छाड़ की रिपोर्टें आने के बाद में हमने कहा ये क्यों हो रही हैं। तो उसमें छेड़छाड़ की जो रिपोर्टें आई हैं उसमें आपसी जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तो झगड़ों में उन्होंने सोचा कि 354 लगा दें तो जल्दी से इसमें बड़ी सज़ा हो सकती है। तो इसका भी मिसयूज़ एक दो जगह हमको पकड़ में आया है, पर फिर भी हम इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और इंदौर में अब ड्रग्स का भी एक जंजाल फैल रहा है, बहुत आम हो गया है गांजा बिकना। हर चौराहे पे, हर लगभग ज़्यादातर पान की दुकानों पे गांजे की सिगरेट बिक रही हैं, और नशा दूसरे तरह का भी आ रहा है। प्लास्टिक नशा भी आ गया है, एक कॉस्मेटिक नशा भी आ गया है जिसको हम कहते हैं। तो ये युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है। अभी कमिश्नर चारी साहब आए थे हमारे इसी शो में, जिस शो में आप आए हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर वो निगाह रखवा रहे हैं। तो ये इसको नशे के नेटवर्क को तोड़ने में, और नशे का नेटवर्क टूटे और सेक्स रैकेट टूटे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, नशे के जो स्पॉट हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और आज़ाद नगर हो, चाहे वो बाणगंगा का क्षेत्र हो या बॉम्बे बाज़ार का क्षेत्र हो, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ड्रग्स पीने वाले भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि ड्रग्स की लत जिसको लग गई है तो वो ड्रग्स कम मात्रा में ला रहे हैं और उसको आधा करके बेचने में कीमत निकाल के आधा पीने में निकाल रहे हैं, आधी बेच में खर्चे निकाल रहे हैं। इनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और नेटवर्क हम ध्वस्त कर देंगे। मैक्सिमम जो ड्रग्स आ रहा है वो हमको भवानी मंडी राजस्थान से या पाटन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जयपुर या अपने उज्जैन मंदसौर की तरफ से आ रहा है। उस पर भी हमारा क्राइम ब्रांच अच्छा काम कर रहा है और मेरे ख्याल से 3 महीने में तो ड्रग्स के काफ़ी केसेस हुए हैं। पर हम मेन नेटवर्क तोड़ना चाह रहे हैं। पर मेन नेटवर्क अक्सर ये देखा जाता है कि कैरियर बॉय पकड़ाए जाते हैं, जो मेन सरगना होता है ना, दाऊद इब्राहिम के गले तक हाथ नहीं पहुंच पाते। वो कैसे होगा जो मेन सरगना है? आप लोग जो पकड़ते हैं, मुझे माफ़ करेंगे बोलने के लिए, वो बहुत गुर्गे हैं, छोटे टाइप के। जो बॉस हैं वो कब पकड़ाएंगे? देखिए, हमने कहा ना कि यदि छोटे पकड़ रहे हैं उसी के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं और एक स्टेप तक हम आगे बढ़ भी गए हैं उसमें। और समय आने पे मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट दूंगा
क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है वो तो मेन आदमी को ही पकड़ना है। छोटे छोटे के थ्रू ही हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं, और दूसरा नेटवर्क भी हम जमा रहे हैं जिसको मैं अभी आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीक्रेसी उसमें मेंटेन रखना ज़रूरी है। बहुत जल्दी उसको भी हम ध्वस्त करेंगे। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, सिंहस्थ अवार्ड मिला, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, आपको बालाघाट में नक्सलाइट के खिलाफ काम करने के लिए पुरस्कार मिला, कटनी के आप एसपी रहे उस दौरान आपको पुरस्कार मिला। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा संतोष, सुकून या सेल्फ सेटिस्फेक्शन किस क्राइम को पकड़कर या किस केस को सुलझाने के बाद हुआ? देखिए, मुझे मैं अच्छा फील्ड में भी रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून उसमें मिलता था कि जब मैं सामने वाले की शिकायत का निराकरण कर देता था। और शिकायत का निराकरण मैं सोचता था कि मेरे ऑफिस में कोई शिकायत लेके आए और मैं जो है उसका शिकायत का निराकरण करूं, तो वो तो मैं करता ही था। पर मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी कि मैं गांव-गांव जाके अपना थाना ले जाता था। उसमें मैंने कटनी में 93 पुलिस चलित थाने चलाए थे। मैंने धार में चलाए थे करीब 46, और कटनी सतना में चलाए थे, शिवपुरी में। उसमें मैं एक क्लस्टर बनाता था एक गांव का, उसमें 5-6 गांव कवर करता था, और वहाँ की जितनी शिकायत रहती थी जिसमें एनसीआर स्पॉट पे जाता था मैं। और उस स्पॉट पे 2 दिन 3 दिन पहले वहाँ की जितनी शिकायतें रहती थी उन शिकायतों को मैं इकट्ठा करता था, और बीट प्रभारी को, थाना प्रभारी, बीट प्रभारी को तो मैं पहले 1 दिन पहले भेजता था। वहाँ का बीट का जो इंचार्ज कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहता था, उसको मैं 2 दिन पहले भेजता था कि वहीं रुके। और उन लोगों के बीच में मैं जाके, मेरे साथ कलेक्टर भी जाते थे, एसडीएम और पटवारी को भी आवश्यक रूप से ले जाता था। तो जब उनके बीच बैठ के मुझे शिकायतें मिलती थी, तो छोटी छोटी शिकायतें आती थी कि सर, पड़ोसी का पानी मेरे घर में घुस रहा है, इसने मेरी भैंस मेरे घर के आगे बांध देता इसने है, मेरी भैंस आगे बांध दी है, रात को सोते समय जो है कोई पत्थर टीन पे मारता है, पानी भरने में जाती हूँ 3 लड़के कमेंट करते हैं। मतलब छोटी छोटी शिकायत। तो मैंने कहा, मेरे मन में एक विचार आता था कि ये शिकायत देने के लिए एसपी से मिलने जा रहे हैं हेडक्वार्टर, और यह शिकायत है कि पड़ोसी का पानी आ रहा है और आने जाने में पैसा खर्च कर रहा है, चाय पानी पिएगा, खाना खाएगा, हरे पन्ने पे टाइप करेगा करके 400-500 का खर्चा होता था एक गरीब का। तो मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले इसमें। क्या होता है, छोटा जो झगड़ा होता है वही ऊपर जाके फिर उग्र रूप धारण करके हत्या और इसमें कन्वर्ट होता है। तो मैंने अपराधों को रोकने में ये सार्थक प्रयास किए थे, और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। फिर स्पॉट पे जाने पे शासकीय जो योजनाएं हैं, उन कई लोगों को पता ही नहीं है शासकीय योजनाएं क्या चल रही हैं। खसरा उनको हाथ में मिल रहा है, उसके बाद में जो है वो और क्या क्या सुविधाएं, 100 डायल, आपके पास 100 डायल खड़ी है, आप एक 100 डायल कॉल करिए, आप विथिन सेकंड आपके पास गाड़ी पहुंचेगी, सारी सुविधाएं आपके पास। आप मन में क्यों बना रहे कि हम एसपी से जाके मिलेंगे तभी हमको न्याय मिलेगा? ये चीज़ मैंने बीट प्रभारी स्तर तक, थाना प्रभारी बीट स्तर पर ये चीज़ें दी, उसका फ़ायदा मुझे जिलों में मिला। आप जब चंबल रेंज के डीआईजी थे, तो आपने रेत माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया था और बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी थी, और वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस थानेदार जो रेत माफियाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे, उनको सस्पेंड भी किया था आपने, 2-4 लोगों पे कार्रवाई भी की थी चंबल डीआईजी रहते हुए। तो क्या वो इस तरह के जो माफिया हैं, जो इन पर कार्रवाई करते वक्त किस तरह का आपको अनुभव होता है? अब इसमें क्या है कि चंबल साइड में या ग्वालियर साइड में लोगों का जो है वो कैसी खेती किसानी भी अच्छी है, पर रेत की तरफ झुकाव कुछ ज़रा ज़्यादा है। तो उसमें फिर ये माफिया उठ जाते हैं। पुलिस यदि स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे तो इनको रोका जा सकता है, और शासन की तरफ से जो काम हो रहे हैं उनको करने में सहयोग करते रहें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। पर क्या होता है कि ये माफिया छोटे छोटे होने के बाद में फिर वो पहले तो रेत खोदते हैं, रेत के किनारे नदी को खोदते हैं, और उसके बाद फिर वो खेत को भी खोदने लगते हैं कि बाढ़ में रेत जो है इनके खेत में आ गई, तो वो खेत खोदने लग जाते हैं। तो वो झगड़े, रेत के कारण झगड़े होने लगते हैं। आदमी शिकायत करने आता है कि सब मेरा खेत खोद डाला रेत में उन्होंने, क्योंकि बाढ़ में रेत मेरे खेत में आ गई थी और मेरा खेत खोद रहे हैं। तो उसमें कार्रवाई करना ज़रूरी था,
और वहाँ की पुलिस ने और हमने पर मिलकर वहाँ का जो रेत माफिया है, ग्वालियर का, भिंड का, मुरैना का, वो तो बहुत राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है। और दूसरा ये है कि वो तो एक पुलिस, एक आईपीएस ऑफिसर को मार तक चुके हैं, उसके ऊपर ट्राली चढ़ा दी थी। एक बहुत यंग ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर था मुरैना में। तो उन पर लगाम कस पाना आपके लिए कितना कठिन रहा होगा? देखिए, कोई भी चीज़ प्लानिंग करके साथ की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ टफ हो, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे रेत हो, चाहे वो डकैत हो। प्लानिंग करने के बाद में यदि आप काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप यदि ऐसे ही चले जाएंगे हमको ये करना है तो फिर असफलता है। इंदौर के अपराधियों के खिलाफ, इंदौर के बदमाशों के खिलाफ आपने प्लानिंग कर ली कि इनको कैसे इनकी नकेल कसना है? हाँ, मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मेरे पास में क्राइम ब्रांच है और ट्रैफिक है। सबसे बड़ा मेरे पास डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस का है, तो नेचुरल है, मैं काम कर रहा हूँ और सब चीज़ों का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद राजेश हिंगणकर साहब आपका, हमारे डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। आप मध्य प्रदेश पुलिस के एक जाबाज अधिकारी से रूबरू थे, जिन्होंने कहा कि अगर प्लानिंग करके और एक निश्चित ऑब्जेक्ट लेकर अगर पुलिस काम करे तो चाहे वो डकैत हों, चाहे वो माफिया हों, आतंकवादी हों या गुंडे बदमाश हों, उन पर लगाम कसना कोई कठिन काम नहीं है। और वो बहुत आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंदौर के बदमाशों को लेकर भी एक प्लानिंग, एक कार्य योजना बना ली है और बहुत जल्दी ही न केवल ट्रैफिक पर बल्कि नारकोटिक्स अपराध करने वालों पर, नशे के सौदागरों के खिलाफ भी एक कार्रवाई, इफेक्टिव एक्शन लेती हुई इंदौर की पुलिस दिखाई देगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।